डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। गाउस की प्रमेय के दो अनुप्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला अनुप्रयोग है किसी अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह आपकी हेडिंग हो जाएगी और इसके बारे में लिखेंगे, माना एक अनंत लंबाई का सीधा तार है जिसे प्लस स्मॉल क्यू आवेश दिया जाता है जो उसमें समान रूप से वितरित हो जाता है। माना तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। नेक लाइन से लिखेंगे, तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु कैपिटल पी है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु पी से होकर गुजरने वाले एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। क्योंकि बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं, इसलिए प्रत्येक पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ds लेते हैं। यह देखा गया है कि बेलन के पृष्ठ पर वेक्टर कैपिटल E तथा वेक्टर ds, ये वेक्टर केवल s पर है ना कि d पर, दोनों समदिश होंगे, जबकि बेलन के समतल पृष्ठों पर वेक्टर E तथा वेक्टर ds दोनों लंबवत होंगे। तब जैसा हमने अभी लिखा है इसी प्रकार हम इसका चित्र बनाएंगे। तो ये हमारे पास एक सीधा तार है अनंत लंबाई का जिसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है जो उसमें समान रूप से वितरित हो जाता है। और माना तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब हुआ दो आवेशों के बीच की दूरी, यानी इस और इस आवेश के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, लैम्डा। तब हम इस तार के एक बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट लेंगे, बिंदु P, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P से होकर गुजरने वाले एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। तो ये आपके पास एक बेलन बना दिया हमने। क्योंकि बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं, एक इसका ये ऊपर वाला वृत्त हो जाएगा और एक इसका नीचे वाला ये वृत्त हो जाएगा और ये एक इसका खोखला हिस्सा हो जाएगा। तो होगा ये कि इसके कारण यहाँ पर बिंदु P पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ds है। तब देखा गया है कि बिंदु P पर वेक्टर E तथा वेक्टर ds, ये बिंदु P है, वेक्टर E तथा वेक्टर ds दोनों परस्पर बाहर की ओर होंगे और समदिश होंगे। ये दोनों बाहर की ओर है, ये वेक्टर E और ये वेक्टर ds। अगर हम इस पॉइंट पर देखें, इसे मान लेते हैं आपका ये पॉइंट हो जाएगा R। तो इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वेक्टर E, वो तो हमेशा इधर की है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर ये हो जाएगा वेक्टर E, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो क्षेत्रफल अवयव हो जाएगा वो हो जाएगा ऊपर की ओर, यानी ये हो जाएगा आपके पास क्षेत्रफल अवयव वेक्टर ds। तो बिंदु R पर वेक्टर E इधर की ओर हो जाएगा और वेक्टर ds इधर की ओर हो जाएगा, यानी बीच में 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, यानी ये लंबवत हो जाएंगे। यानी बिंदु R पर वेक्टर E तथा वेक्टर ds दोनों लंबवत हैं। अब हम अगर बिंदु T पर देखें, यहाँ पर ये बिंदु T है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हो जाएगी यहाँ पर बाहर की ओर
और वेक्टर ds यानी क्षेत्रफल अब ये हो जाएगा नीचे की ओर, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। आपको बता दूं कि हर पॉइंट पर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ds ले रखा है। इस पॉइंट पर भी है ds और इस पॉइंट पर भी एक छोटा क्षेत्रफल अवयव ds है। तो हम निकालेंगे इसमें जो वो निकालेंगे हम गॉसियन बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो हम वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे? हम वैद्युत फ्लक्स बिंदु P पर निकालेंगे, बिंदु R पर निकालेंगे और बिंदु T पर निकालेंगे। तो वेक्टर वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। तो निकालते हैं हम। तो ध्यान रखेंगे कि इन दोनों पर R पर और T पर जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्या है? यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। बिंदु P पर कोण है 0 डिग्री और बिंदु R और बिंदु T पर कोण है 90 डिग्री। तो निकालते हैं हम। तो लिखेंगे गॉसियन बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो ये हो जाएगा फाई E बराबर बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स यानी समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर ds प्लस बिंदु R पर वैद्युत फ्लक्स यानी समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर ds प्लस बिंदु T पर वैद्युत फ्लक्स यानी समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। जब हम वेक्टर हटाएंगे तो हमें कोस थीटा से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इसका वेक्टर हटा दिया तो कोस थीटा आ जाएगा, वेक्टर हटा दिया तो कोस थीटा आ जाएगा, वेक्टर हटा दिया तो कोस थीटा आ जाएगा। अब आपको मैंने बताया था कि बिंदु P पर एंगल है आपका कोण है 0 डिग्री और बिंदु R पर कोण है 90 डिग्री और बिंदु T पर कोण है 90 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए, कोस 0 का मान होता है 1, कोस 90 का मान होता है 0 और इसका मान होता है 0। यानी जहाँ पर कोस 0 लिखा हुआ है वहाँ पर आप 1 लिखिए यानी गुना 1, जहाँ पर कोस 90 है वहाँ पर लिख देंगे गुना 0, जहाँ पर कोस 90 है वहाँ लिख देंगे 0। तो आपको पता होना चाहिए कि 0 अगर गुना में आए तो या आपके पास भाग में आए तो वो सबका ही नाश कर देता है, यानी इसको पूरे तरीके से समाप्त कर देगा और इसको भी पूरे तरीके से समाप्त कर देगा। यानी आपके पास केवल इतना हिस्सा ही बच पाएगा, यानी आपके पास हो जाएगा फाई E बराबर समाकलन E ds, क्योंकि 1 की गुना करेंगे तो यही रहेगा E ds। हम क्या करेंगे, इसमें इस E को बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा आपके पास फाई E बराबर E बाहर निकाल दिया, ये हो जाएगा समाकलन P पर समाकलन कर रहे हैं हम ds। तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ समाकलन P पर ds बराबर होता है 2 पाई RH। ये 2 पाई RH क्या है? ये है बेलन का वक्र पृष्ठ। ये क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ है ये। तो इस पूरे की जगह पर आप लिख दीजिए 2 पाई RH। तो हो जाएगा फाई E बराबर E गुना 2 पाई RH। ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। जबकि हम गाउस की प्रमेय से अगर हम निकाले वैद्युत फ्लक्स तो वो कैसे निकाले? तो हो जाएगा गाउस की प्रमेय से फाई E बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। जहाँ Q होगा वो हो जाएगा लेमडा गुना H के। लेमडा क्या है? ये है तार का रेखीय आवेश घनत्व और ये H क्या है? H है बेलन की ऊंचाई, यानी Q हो जाएगा लेमडा गुना H। तो इसका मान रख दीजिए Q का मान यहाँ पर। तो ये हो जाएगा फाई E बराबर लेमडा गुना H बटे एप्सिलॉन 0। ये हो गई आपके पास समीकरण नंबर 2। अब आप दोनों समीकरण को बराबर कर दीजिए, यानी समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो समीकरण 1 थी आपके पास E गुना 2 पाई RH, ये बराबर हो जाएगी समीकरण 2 के यानी इसके। तो लेमडा गुना H बटा एप्सिलॉन 0। तो आपको केवल E निकालना है, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो इधर गुना में है वो आ जाएगा यहाँ पर इसके साथ बटे में। तो हो जाएगा
ई बराबर लैम्डा गुना एच बटे 2 पाई आर एच गुना एप्सिलॉन 0। यहाँ देखिए एच से एच कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन 0, 2 पाई आर एप्सिलॉन 0। देखा जाए तो आपके पास यही फॉर्मूला, इतना फॉर्मूला बन चुका है। ये फॉर्मूला आपका इतना फॉर्मूला बन चुका है। लेकिन अगर आप याद करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा फॉर्मूला ठीक करना पड़ेगा। तो आप एक काम करिए, इसमें ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ गुना करेंगे तो 2 पाई, और यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 2 लैम्डा, और यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई। तो ये हो जाएगा आपके पास ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 पाई अपॉन आर। ये बन गया आपके पास इसका फॉर्मूला। तो इस प्रकार आपने गाउस के प्रमेय का एक अनुप्रयोग पूरी तरीके से समझ लिया, और उम्मीद है कि आपने इसे अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। अब इसका हम दूसरा उपयोग देखते हैं। तो दूसरा उपयोग जो है गाउस की प्रमेय का, वो है एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम निकालेंगे समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे इसके बारे में, माना एक अनंत लंबाई का समतल चादर है जिसे प्लस स्मॉल q आवेश दिया जाता है, जो इसमें समान रूप से वितरित हो जाता है। माना चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। चादर से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम ये नेक लाइन से लिखेंगे, इसके लिए हम स्मॉल r दूरी पर चादर की दूसरी ओर एक अन्य बिंदु P डैश लेते हैं। P तथा P डैश से होकर गुजरने वाले एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं, क्योंकि बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं, इसलिए प्रत्येक पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ds, स्मॉल d कैपिटल S, ds लेते हैं। तब यह देखा गया है कि बिंदु P तथा P डैश पर वेक्टर कैपिटल E तथा वेक्टर ds दोनों समदिश होंगे, जबकि बिंदु R पर लंबवत होंगे। कौन लंबवत होंगे? वेक्टर E तथा वेक्टर ds लंबवत होंगे। तब तो इसके लिए हम एक चित्र बनाते हैं। तो चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, आपके पास एक ये चादर है। इस चादर को हमने प्लस q आवेश दिया, जो उसमें समान रूप से वितरित हो गया। और हम बात करते हैं इसमें चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है सिग्मा। और हमने बात ये कहा कि चादर के सेंटर से स्मॉल r दूरी पर, अगर ये सेंटर है तो इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम बिंदु P पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ds लेते हैं। साथ ही साथ हम चादर की दूसरी ओर स्मॉल r दूरी पर ही एक अन्य बिंदु P डैश लेते हैं, और यहाँ पर भी एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ds लेते हैं।
तब यह देखा गया है कि बिंदु P पर वेक्टर कैपिटल E तथा वेक्टर ds दोनों बाहर की ओर होंगे बिंदु P पर, और बिंदु P डैश पर भी वेक्टर E तथा वेक्टर ds दोनों बाहर की ओर होंगे। तो ये हो जाएगा आपके लिए वेक्टर E के लिए, और ये हो जाएगा वेक्टर ds के लिए। साथ ही साथ हम एक अन्य बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं, हम बिंदु R ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास बिंदु R। यहाँ पर जो वेक्टर E होगा वो इस ओर होगा, ये हो जाएगा वेक्टर E, और जो वेक्टर ds होगा वो यहाँ पर ऊपर की ओर हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास वेक्टर ds, और यहाँ पर भी हम एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ds देते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। वेक्टर ds और वेक्टर E के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर भी हम निकालेंगे गॉसियन बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो फाई ई जो निकालेंगे वो निकालेंगे बिंदु P पर, P डैश पर और यहाँ R पर। तो देखिए यहाँ पर एंगल है वो 0 डिग्री है, यानी P पर जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का, P डैश पर जो कोण बनेगा वो भी 0 डिग्री का होगा, यानी थीटा का मान P पर हो जाएगा 0 डिग्री और P डैश पर हो जाएगा थीटा का मान 0 डिग्री, और इस R पर हो जाएगा थीटा का मान 90 डिग्री। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप, P पर थीटा का मान 0, P डैश पर थीटा का मान 0 और R पर थीटा का मान 90 डिग्री। तो निकालते हैं हम वैद्युत फ्लक्स। तो हो जाएगा फाई ई बराबर समाकलन P पर वेक्टर E डॉट वेक्टर ds प्लस समाकलन P डैश वेक्टर E डॉट वेक्टर ds प्लस समाकलन R पर होगा वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम वेक्टर हटाते हैं तो हम कोस थीटा से गुना करते हैं, यानी अगर हम वेक्टर E डॉट वेक्टर ds को अगर हम हटाना चाहते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा E ds और गुना करना पड़ेगा कोस थीटा से, जब भी हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास फाई ई बराबर समाकलन P पर E ds कोस थीटा प्लस समाकलन P डैश पर E ds कोस थीटा और समाकलन R पर E ds कोस थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि बिंदु P पर थीटा का मान 0 डिग्री था, बिंदु P डैश पर थीटा का मान 0 डिग्री था और बिंदु R पर थीटा का मान 90 डिग्री था। तो धर दीजिए मान, तो हो जाएगा फाई ई बराबर समाकलन P पर E ds कोस 0, ये एंगल है, और P डैश पर E ds कोस 0, ये भी कोस 0 एंगल है, और ये हो जाएगा आपके पास समाकलन R पर E ds कोस 90। तो कोस में आपको पता होना चाहिए कि कोस 0 का मान होता है 1, कोस 0 का मान यहाँ भी होगा 1 और कोस 90 का मान होगा 0। तो रख दीजिए मान, तो मान रखेंगे तो हो जाएगा फाई ई बराबर समाकलन P पर E ds और इस पूरे की जगह पे गुना 1 प्लस समाकलन P डैश E ds गुना इस पूरे की जगह पर 1। और आपको पता होना चाहिए कि जब आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 इस पूरे को ही समाप्त कर देगा, यानी यहाँ पर कुल मिला के पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो इसे तो भूल जाइए आप। आपके पास जो बच गया है वो बचा है फाई ई बराबर, इसमें से E बाहर निकाल दीजिए, तो E बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा समाकलन P पर ds प्लस इसमें से ही E बाहर कर दीजिए तो E बाहर समाकलन P डैश पर भी ds हो जाएगा, जहां समाकलन P पर ds बराबर होगा समाकलन P डैश पर ds, ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे s के, यानी आप इस पूरे की जगह पर s रखिए, इस पूरे की जगह पर
एस रखिए तो हो जाएगा फाई ई बराबर ई एस प्लस ई एस। तो देखिए यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 1 2, तो फाई ई बराबर आ गया 2ES। ये आपका बन गया समीकरण 1। ये तो हमने अलग तरीके से निकाला। अब हम निकालेंगे गाउस की प्रमेय का उपयोग करके वैद्युत फ्लक्स, और फिर दोनों समीकरण को बराबर कर दें। तो गाउस की प्रमेय से हो जाएगा फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, जहाँ Q बराबर होगा सिग्मा गुना S के। तो इस Q की जगह पर रख दीजिए सिग्मा गुना S, तो फाई ई बराबर हो जाएगा सिग्मा गुना S बटे एप्सिलॉन 0। ये हो जाएगा आपके पास समीकरण नंबर 2। तो आप लिख देंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो समीकरण 1 थी आपके पास 2ES बराबर आ जाएगा ES बटे एप्सिलॉन 0। आपको तो केवल E चाहिए, तो 2S जो है वो गुना में है, तो इस 2 और S को जब इधर भेजेंगे तो ये बटे में आएगा। तो हो जाएगा आपके पास E बराबर सिग्मा S तो ऊपर था, नीचे हो जाएगा एप्सिलॉन 0 2S। तो देखिए S से S कट हो गया और आपके पास बच गया है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। इस प्रकार हमने गाउस के प्रमेय के 2 महत्वपूर्ण उपयोग पढ़ चुके और उसे सिद्ध भी कर लिया। ये दोनों ही आर्टिकल